अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीयिना हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज से जो है वो हम ENG 5 to 4 की शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हैं। स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो मिड टर्म की तैयारी में। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज़ ईज़ी एज़ आई कैन। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट लेक्चर इज़ व्हाट इज़ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। अब क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को समझने से पहले हमें डिस्कोर्स एनालिसिस को समझना पड़ेगा बिकॉज क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ अ ब्रांच ऑफ discourse analysis. So what is discourse analysis? The term discourse analysis was first introduced by Zelling Harris. अब जो discourse analysis है इस टर्म को सबसे पहले Zelling Harris ने इंट्रोड्यूस करवाया था। कब करवाया था? 1952 में। ये आप लोगों का MCQs आ जाता है, ठीक है। बेसिकली डिस्कोर्स एनालिसिस होता क्या है? डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड सेंटेंस लेवल। बेसिकली आपने ना डिस्कोर्स एनालिसिस जब किसी चीज़ का करना होता है, डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि एनीथिंग दैट इज़ इन रिटन फॉर्म और स्पोकन फॉर्म। कोई भी ऐसी चीज़ जो रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म में। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ रिटन या स्पोकन फॉर्म में आपकी लैंग्वेज ही होगी ना। तो लैंग्वेज का कंप्लीट एनालिसिस जो है सिर्फ सेंटेंस लेवल पे नहीं, सेंटेंस लेवल से आगे तक उसका सोशल जो है सोशल और कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस भी इसमें हमने करना होता है। तो ये सारा जो है कंप्लीट एनालिसिस लिंग्विस्टिक एज वेल एज नॉन लिंग्विस्टिक बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली स्टडीड इन डिस्कोर्स एनालिसिस। अब इसमें है नेक्स्ट, इट लुक्स एट पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस टेक्स्ट एज वेल एज सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। वही बात जो मैंने आप लोगों से की। इसमें हम जस्ट ये नहीं देखते कि ये क्लास है, इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, फिर ये क्लॉज है, फिर फ्रेज़ है, नहीं। जस्ट सेंटेंस लेवल पे क्लॉज और फ्रेज़ लेवल पे स्टडी नहीं होती, बल्कि हमने लिंग्विस्टिक चॉइसेस से आगे नॉन लिंग्विस्टिक बिहेवियर पे भी फोकस करना होता है कि इन क्लासेस, इन वर्ड्स और इन सेंटेंसेस के यूज़ से क्या मकसद है इनको यूज़ करने का, और इनकी टोन क्या है, इसको जो है वो मतलब यूज़ करने की जगह, किस जगह के हिसाब से किस तरह इसको यूज़ किया गया है। तो कंप्लीट हमने एनालिसिस करना होता है। इट रेंजेस फ्रॉम टेक्सुअली ओरिएंटेड व्यूज़ ऑफ डिस्कोर्स टू सोशली ओरिएंटेड व्यूज़ ऑफ डिस्कोर्स। वही बात इसमें टेक्सुअली ओरिएंटेड व्यूज़ के साथ साथ हम सोशली ओरिएंटेड व्यूज़ मतलब सोसाइटी से रिलेटेड जो टेक्स्ट बोला गया उसका सोसाइटी में क्या असर है, वो किस तरह से बोला गया, उसको किस तरह से कैरी किया गया कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो है ये सारा कुछ जो है वो हमने इसमें स्टडी करना होता है। अब आप लोगों ने ENG 508 में प्रैग्मेटिक और सिमेंटिक्स पढ़ी थी। सिमेंटिक मीनिंग होता है वर्ड टू वर्ड मीनिंग, जो आपका डिक्शनरी मीनिंग होता है लाइक। बट प्रैग्मेटिक मीनिंग जो होता है ना, ये होता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है ना, लाइक किसी वर्ड का किसी जगह पे कुछ मीनिंग होता है, और वही वर्ड अगर हम किसी और सिचुएशन में बोलें तो उसका कुछ और मतलब जो है वो ले लिया जाता है। तो ये बेसिकली जो है ना वो प्रैग्मेटिक और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स होते हैं। तो हमने जो है डिस्कोर्स एनालिसिस में लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक और एज वेल एज नॉन लिंग्विस्टिक, जिसमें कॉन्टेक्चुअल, सोशल, प्रैग्मेटिक मीनिंग आ जाते हैं, ये सब कुछ हमने जो है वो इसमें स्टडी करना होता है। नेक्स्ट, डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। अब इस पर डिफरेंट व्यूज़ बयान किए गए, हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसको डिफ़ाइन किया। डिस्कोर्स एज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अब डिस्कोर्स को जो है वो मतलब ये डिस्कोर्स आप समझ लें कि लैंग्वेज जो है ना, डिस्कोर्स होता ही लैंग्वेज है, जिसमें ड्रामा और फिल्म और मतलब न्यूज़पेपर, ईच एंड एवरीथिंग जो रिटन और स्पोकन फॉर्म में हो उसे डिस्कोर्स कहते हैं। तो एक्चुअल में जो सोसाइटी की रियलिटी है वही डिस्कोर्स है, ठीक है। डिस्कोर्स में सोसाइटी की रियलिटी को बयान किया जाता है। ये इसमें बोला गया है, डिस्कोर्स एंड सोशली सिचुएटेड आइडेंटिटीज़, द वेज वी मेक विजिबल एंड रिकॉग्नाइजेबल हु वी आर एंड वट वी आर डूइंग ऑलवेज इन्वॉल्व मोर देन जस्ट लैंग्वेज। अब वो कह रहा है कि इस बात में कि हम कौन हैं और किस तरह से मतलब जो है वो हम क्या करना चाह रहे हैं, कौन है, कहाँ से हैं, इसमें जस्ट लैंग्वेज का रोल नहीं होता, बल्कि लैंग्वेज से ज़्यादा हमारी जो है टोन, हमारा बोलने का स्टाइल, हमारी जो है वो लिंग्विस्टिक चॉइसेस। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के हिसाब से आपकी लिंग्विस्टिक चॉइसेस होती हैं, और अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो लोग आपकी, आप उस तरह की इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो वो आपकी इंग्लिश बोलने के स्टाइल से और वो समझ जाते हैं कि ये पाकिस्तान से आया है। तो वो आपकी टोन और आपकी जो कॉन्टेक्चुअल मतलब लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज़ होती हैं ना उसको यूज़ करने की, उसी से ही वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो हैं लैंग्वेज इज जस्ट, हमने स्ट्रक्चर, इसमें सेंटेंस तो नहीं आया ना, सेंटेंस से अपर जो है इसके नॉन लिंग्विस्टिक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी जो है वो हम डिस्कोर्स में
स्टडी करते हैं। अजम्पशंस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। अब अजम्पशंस आप लोगों ने यहाँ से जो है वो जस्ट इसकी डिफ़ाइन करनी है और ये समझना है कि किसने क्या क्या बोला था। अजम्पशंस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। अब बेसिकली डिस्कोर्स एनालिसिस की 4 अजम्पशंस हैं। डिफरेंट पीपल्स ने इसमें डिफरेंट चीज़ें मतलब जो है वो इसमें ऐड की कि डिस्कोर्स होता क्या है और इसका इसके एनालिसिस में जो है वो किस तरह से जो है चीज़ें यूज़ की जाती हैं। 4 मेन अजम्पशंस है। लैंग्वेज इज़ एम्बिगियस। ऑब्वियसली लैंग्वेज जो है वो क्लियर नहीं है, बट वट थिंग्स मीन इज़ नेवर एब्सोल्युटली क्लियर। अब अक्सर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग बोलते कुछ हैं और उनका मीनिंग कुछ और होता है। तो जो वो कह रहे हैं कि जिस तरह चीज़ें बयान की जाती हैं वो एक्चुअल में उस तरह की होती नहीं है। ऑल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन व्हाट अदर पीपल मीन। हमारी सारी जो है ना गुफ्तगू जितनी भी हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि दूसरे लोगों का मतलब क्या था। कोई बंदा आया बात करके चला गया, हम घंटा उसका मतलब सोचते रहते हैं। अच्छा इसमें ये है, मतलब कहते हैं ना कि लफ्ज़ों का तासुर ज़्यादा होता है, तो जो है लफ्ज़ों के साथ साथ लहजों का भी तासुर होता है ज़्यादा। तो लोग जब बोलते हैं उनका मकसद कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होता है और बोलते कुछ हैं, ठीक है। लैंग्वेज इज़ ऑलवेज़ इन द वर्ल्ड। हमेशा लैंग्वेज जो है वो दुनिया में होती है। तो इसका क्या मतलब है? बट लैंग्वेज मीन्स इज़ ऑलवेज़ अ मैटर ऑफ वेयर एंड ओके व्हेन इट इज़ यूज एंड व्हाट इट इज़ यूज टू डू। ओके, ये वो कह रहा है कि लैंग्वेज जो है ना वो हमेशा दुनिया में। इसका मतलब ये है कि हम लैंग्वेज को सिर्फ अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, कि हम इसको ये नहीं है कि हम अंधाधुंध बोलते जाते हैं। नहीं, हम सोचते हैं कि इस लम्हे में इस जगह पे किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, किस तरह की टोन यूज़ करनी चाहिए, तभी जो है ना वो हमारा तासुर बढ़ेगा। मतलब हम जो है वो दुनिया में दुनिया के हिसाब से जिस तरह की जगह पर बैठे होते हैं उसी तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। द वे वी यूज़ लैंग्वेज इज़ inseparable from who we are and the different social groups to which we belong। ओके, ये बहुत इजी assumptions हैं। अब इसमें उन्होंने कहा गया है कि जिस टोन में जिस तरीके से हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो हमसे अलग नहीं होता कि हम कहाँ से हैं और किस सोशल ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते हैं। अब जैसे मैंने ऊपर बोला आप लोगों को कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप लोगों के बोलने के स्टाइल से, आप लोगों के लहज़ों से ही लोग समझ जाते हैं कि आप कहाँ से हैं और मतलब जो है वो किस सोशल ग्रुप से हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ही देख लें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सराइकी लोग हैं वो आप लोगों के साथ आकर मतलब बात करें या किसी और से, तो आप उनके बात करने से स्टाइल से समझ जाते हैं अच्छा ये तो जो है वो सराइकी है, ये बखर वाली साइड से या कहीं इधर से आया है। अगर कुछ जो है वो पंजाबी बोलने वाले हैं तो वो कहते हैं ये पंजाब से आया है, इसकी पंजाबी अच्छी है। तो मतलब हमारी जो जिस तरह की हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारी पहचान से सेपरेट नहीं होती। तो ये मेन अजम्पशंस आप लोगों ने 4 हैं, ये अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत ईजी हैं। आप लोगों ने ना इनके ये शॉर्ट जो है ना लैंग्वेज इज़ एम्बिगियस, लैंग्वेज इज़ ऑलवेज इन द वर्ल्ड, ये वाले तो आप लोगों को लाजमन याद होने चाहिए। बाकी जो आपकी ये जो है ना एक्सप्लेनेशन, इसको आप इजी वर्डिंग में भी अपने मतलब खुद से भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज इज़ नेवर यूज्ड बाय ऑल इटसेल्फ, इट इज़ ऑलवेज कंबाइंड विद अदर थिंग्स सच एज टोन। अब जैसे मैंने ऊपर बताया, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर व्हेन वी स्पीक एंड द फोन्स एट्सेट्रा। ओके, लैंग्वेज जो है ना वो ये नहीं है कि जैसे सेंटेंस बोल दिया एंड दैट्स इट, नहीं, इसमें हमारी टोन भी मायने रखती है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी मायने रखता है और हमारे हाथों की हरकत, हमारे फेस का हिलना जो है वो, हमारी बॉडी मूवमेंट्स किस तरह की मतलब, और फिर रिटन लैंग्वेज में हमारे फ़ॉन्ट्स, लेआउट्स, ग्राफिक्स वगैरह जो हम ऐड करते हैं, लाइक फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट का कलर, वो सारा कुछ हम जो है वो उसमें ऐड करते हैं अपनी रिटन लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए। तो वो ये कह रहा है कि लैंग्वेज सिर्फ सेंटेंसेस का मजमूआ नहीं होती, बल्कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं उसको जो है वो मौसर बनाने के लिए, ठीक है। अब आप यही सोचना है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जब आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपको उसकी टोन में भी चेंज लानी पड़ती है और अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी उसी तरह के बनाने पड़ते हैं। लफ्ज़ वही होते हैं लेकिन आपकी फेशियल एक्सप्रेशन टोन से उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स होते हैं इसके, ठीक है। टॉपिक 2 है डिस्कोर्स एंड टेक्स्ट। अब डिस्कोर्स और टेक्स्ट में क्या फ़र्क है? मीनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेक्स अ टेक्स्ट। ऑब्वियसली किसी भी टेक्स्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो उस टेक्स्ट का मीनिंग होता है, ठीक है। जब तक मीनिंग समझ नहीं आएगा तो टेक्स्ट को कोई फ़ायदा नहीं है। इट हैज़ टू मेक सेंस। अब हैलेरी ने कहा था कि मीनिंग जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, तो आपके टेक्स्ट में जो है वो सेंस होनी चाहिए कि मीनिंग जो है वो अगले बंदे को क्लियरली समझ आए, ठीक है। ये हैलेरी की जो है वो थॉट्स थे।
अ टेक्स्ट इन हिज व्यू इज़ एवरीथिंग दैट इज़ मीनिंगफुल इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन। अब कह रहे हैं कि टेक्स्ट वही बेहतर है, वही जो है ना अपने अंदर मुकम्मल होता है जो किसी ख़ास सिचुएशन में मीनिंगफुल हो। ये नहीं कि ऐवें कुछ भी बोल दिया आप लोगों ने, उसका कोई मतलब भी नहीं है। किसी भी सिचुएशन एक ख़ुसूस जो है वो एक मामला चल रहा था, आपने कुछ उसमें आके कुछ भी बोल दिया, नहीं। आपका आपके लफ्ज़ जो हैं वो उस जो है वो कंप्लीट तभी होते हैं जब वो मीनिंगफुल हो दूसरों के लिए, ठीक है। एंड द बेसिस फॉर मीनिंग इज़ चॉइस। ऑब्वियसली अब मीनिंग कहाँ से आते हैं? चॉइस से। चॉइस किसकी? लिंग्विस्टिक चॉइसेस की। मतलब लिंग्विस्टिक जैसे आप जो है वोकैबुलरी की चॉइस, वर्ड्स की जो मतलब वर्ड्स की चॉइस जो है उस अपने पार्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से जब आप करते हैं तो भी आपका जो टेक्स्ट है वो मीनिंगफुल बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है वो जस्ट ये एक दफ़ा रीड कर लेना है। और ये मिचेल 1957 इसने वाज द फर्स्ट रिसर्चर टू एग्जामिन द डिस्कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट। ही लुक्ड एट द वेज इन विच पीपल ऑर्डर व्हाट दे सेइंग। ओके, ये ना इसने 1957 में वर्क किया था और देखा था कि डिस्कोर्स स्ट्रक्चर जो है ना टेक्स्ट का, उसने उसका इसने तो कंप्लीट एनालिसिस किया था कि लोग जो है फॉर एग्जांपल इसने ना देखा था कि लोग जब सेल और बाय और सेल करते हैं तो वो वर्ड्स तो वही होते हैं, लेकिन जब बाय करने वाला जो होता है ना वो ट्राई करता है कि इस तरह की टोन और इस तरह का लहजा और बेचारगी सी दिखाए कि अगला बंदा जो सेल करने वाला है वो उसको कम रेट में दे दे। और सेल करने वाला जो है वो उसकी इस तरह की लाइक तारीफ़ें और इस तरह की फेशियल एक्सप्रेशन और इस तरह के जेस्चर के साथ उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि वो जो है वो उसको मतलब कि वो ख़रीदने वाला जो है उसके ख़रीद के ही जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये हम अपने फ़वाइद के लिए, अपने मकासद के लिए लैंग्वेज के में जो है वो नॉन लिंग्विस्टिक चॉइसेस को ऐड करते हैं, नॉन लिंग्विस्टिक थिंग्स को ऐड करते हैं, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं वर्बल के साथ साथ। तो ये जो है ना ये हमारी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है। तो इसका इसने कंप्लीट एनालिसिस किया था, ठीक। दूसरा यहाँ से आपने करना है जेनर की डिफ़ाइन। जेनर एनालिसिस क्या होता है? द स्टडी ऑफ सोशल फंक्शंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट इज़ कॉल्ड जेनर एनालिसिस। अब मुख्तलिफ़ तरह के जो टेक्स्ट होते हैं उनका सोशल एनालिसिस करना कि उनका सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट है, क्या मैसेज जो है वो कैरी कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उसका एनालिसिस करना जेनर एनालिसिस कहलाता है। जेनर जो है वो बेसिकली क्या होता है, ये लिटरेरी वर्क की जो है वो एक इकसाम है जिसमें फ़िल्म और ड्रामा और मतलब क्रिएटिविटी ये सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। म्यूज़िक वगैरह, सही है। तो अब ऑब्वियसली म्यूज़िक में भी वो एक मतलब अपना ही कोई उसका मकसद होता है जिसके थ्रू वो लाइंस लिखी जाती हैं। पोइट्री में भी कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई पोइट का जो है वो ख़्याल होता है। फ़िल्म में भी जो है वो उसमें एक मकसद मतलब पहले बयान किया जाता है कि ये चीज़ जो है वो हम डिलीवर करने जा रहे हैं इन करैक्टर्स, और फिर उनका यूसेज करके जो है वो सारा कुछ डिलीवर किया जाता है। तो ये सारा जो है ना इसका एनालिसिस करना, उनके टेक्स्ट का एनालिसिस करना है कि वो क्या पैगाम लेके जा रहे हैं सोसाइटी में, उसका सोशल एनालिसिस आप कह सकते हैं। इसको हम जेनर एनालिसिस कहते हैं। द नोशन ऑफ जेनर इन डिस्कोर्स एनालिसिस गोज़ बियॉन्ड एग्जामिनिंग द कन्वेंशनल स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट टू आस्किंग व्हाट दीज फीचर्स एंड इफ कैन टेल अस अबाउट द पीपल हु यूज़ द एंड व्हाट। ओके, ये वही मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जस्ट ये नहीं होता कि आपने जो है वो टेक्स्ट की डिफरेंट काइंड्स को एग्जामिन कर लिया कि टेक्स्ट इस तरह का यूज़ हुआ है, वोकैबुलरी ये है। नहीं, आपने कंप्लीट एनालिसिस करना है कि ये जो फ़ीचर्स यूज़ किए गए हैं, जो स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं, वो हमें जो है वो उन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में क्या बता रहे हैं जिनके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। ताकि वो किस लिहाज से पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं लोगों में या नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारा एनालिसिस जो है वो जनरल एनालिसिस होता है। इसमें जो है वो मेन आप लोगों का आप लोगों की जो क्वेश्चन आ सकता है वो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जनरे हैं। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जनरे कौन कौन से हैं? जनरेज आर कम्युनिकेटिव इवेंट्स। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, इसमें ये कम्युनिकेटिव इवेंट्स होते हैं वो किस तरह से। अब ऑब्वियसली अब आप जो है वो किसी चीज़ को जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ़िल्म भी बनती है उसमें कम्युनिकेशन होती है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उसमें डायलॉग्स बोली जाती हैं, डायलॉग्स की डिलीवरी का टाइम उसमें वो प्रॉपर्ली जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है हर चीज़। तो ऑब्वियसली ये फिर क्या हुआ, जनरली आर कम्युनिकेटिव इवेंट्स, कन्वेंशंस एंड कंस्ट्रेंट्स। इसमें जो है वो मतलब जेस्चर्स भी यूज़ होते हैं, स्पेशल जो है वो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं लैंग्वेज को डिलीवर करने में, और डिफरेंट तरह की कंस्ट्रेंट्स यूज़ की जाती हैं ताकि जो है वो टेक्स्ट को हम जो है वो मीनिंगफुल बना सकें। क्रिएटिविटी होती है, मतलब इसमें इमोशंस होते हैं, इसमें जो है वो
मतलब डिफरेंट थिंग्स को मिला के जो है वो चीज़ों को इस तरह से बनाया जाता है कि देखने वाला जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। नेक्स्ट है डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ टेक्सचर आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। अब डिफरेंट जिस तरह का भी टेक्स्ट हो ना उसके साथ डिफरेंट पैटर्न्स एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िल्म में जो है वो आप लोगों की, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि उसमें जो है वो लैंग्वेज की डिलीवरी, उसकी टोन, उसका स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आर्टिकल फॉर एग्जांपल टेंड टू फेवर पार्टिकुलर काइंड्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। इसमें जो है ना वो ज़्यादातर हम इस तरह की डिवाइसेस यूज़ करते हैं कि सुनने वाला जो है ना वो एकदम से जो है वो लाइक शौक हो जाए और ज़रा ना हमारी तरफ अटेंशन दे, ठीक है। एंड आर स्ट्रक्चर इन अ कन्वेंशनल वे विद समरी ऑफ मेन पॉइंट्स। इसीलिए जो है वो इनके ये इस तरह से स्ट्रक्चर की जाती है कि मेन पॉइंट्स जो होते हैं ना, अब कभी फ़िल्म में ऐसा हुआ है कि उसके मेन पॉइंट्स आप लोगों को स्टार्ट में ही बता दिए जाए? नहीं, वो साथ-साथ उसमें एक जो है वो सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, अब यहाँ ये होगा। और ड्रामों में भी यही होता है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सबसे स्टार्ट में रख देते दिए जाते हैं। और मतलब हेडलाइंस, अक्सर लोग जस्ट हेडलाइन सुनते हैं, दैट्स इट। और अखबार में भी जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, हेडलाइंस पढ़ते हैं, अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, दैट्स इट, इससे आगे नहीं जाते। तो ये जो है ना इस तरह से डिफरेंट टेक्स्ट जो होते हैं ना वो डिफरेंट पैटर्न्स में स्ट्रक्चर किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इमर्जेंस ऑफ सीडीए, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की इमर्जेंस कहाँ से हुई थी, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ डेवलप हिस्टोरिकली आउट ऑफ क्रिटिकल लिंग्विस्टिक्स। अब जितनी भी क्रिटिकल डिस्कोर्स की स्टडीज़ हैं वो किसी भी अप्रोच को अप्लाई करके की जाती है, तो वो ओरिजिनली कहाँ से जो है वो निकली थी, क्रिटिकल लिंग्विस्टिक्स से। एन अप्रोच टू लैंग्वेज स्टडी डेवलप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया। अब ये जो क्रिटिकल लिंग्विस्टिक्स है ये एक अप्रोच है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एंग्लिया में डेवलप हुई थी। क्रिटिकल लिंग्विस्टिक्स होती क्या है, इसकी आपने डिफ़ाइन याद करनी है। क्रिटिकल लिंग्विस्टिक्स इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है टू लैंग्वेज इन यूज हाउ डिस्कोर्स फिगर्स इन सोशल पर्पसेस, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड सोशल चेंज। अब क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ जो हैं वो एक, आप ये समझ लें कि एक मेथड नहीं है, बल्कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं जिसमें जो है वो हम स्टडी करते हैं कि डिस्कोर्स का यूज़ करके किस तरह से डिस्कोर्स को सोशल पर्पस के लिए, सोशल प्रोसेस के लिए, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज के लिए डिस्कोर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। डिस्कोर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज और टेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। उनका यूज़ करके जो है वो कौन कौन से मकासद अटेन किए जाते हैं, ठीक है। हाउ डिस्कोर्स फिगर्स, ये हो गया। क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज इज प्रैक्टिस इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज स्टडीज सच एज एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, जियोग्राफी, हेल्थ स्टडीज़ एंड मीडिया स्टडीज़ एक्सेट्रा। अब वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ जो हैं वो सिर्फ लैंग्वेज की स्टडी नहीं है, बल्कि इसमें बिज़नेस स्टडीज़, जियोग्राफी, हेल्थ स्टडीज़, मीडिया स्टडी, मतलब जिस किस्म की भी जो है ना वो लैंग्वेज कहीं भी यूज़ हो रही है उसकी क्रिटिकली एनालाइज करना जो है, उसके फिर पहले उसके टेक्स्ट लेवल पे एनालाइज करना, फिर उसके जो है वो सोशल प्रैक्टिस के, इससे जो है वो सोसाइटी में क्या किस मकसद के लिए ये चीज़ यूज़ की गई और जो है इससे क्या चीज़ फैलाई जा रही है, क्या किस चीज़ से आगाही दी जा रही है। तो ये सारी जो स्टडी होती है ना एक क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ में आ जाती है। तो ये क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कोर्स स्टडी बट अ ग्रुप ऑफ वेरिंग अप्रोचेज। ये मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दिया। क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडी सिर्फ एक मेथड नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ अप्रोचेज है, जिसमें बहुत सारी मेन जो है ना बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, लेकिन इसमें मेन 3 अप्रोचेज़ जो हैं वो हम अपनी जो रिसर्च वर्क है उसमें यूज़ करते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ की, ठीक है। अब देखें ईच विद डिस्टिंक्टिव बट आल्सो ओवरलैपिंग मेथड्स। अब चूँकि ये जितने भी अप्रोचेज़ हैं, जितने भी मेथड हैं, ये जो है क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ के अंदर ये कहीं कहीं पे डिफरेंट है, बट ओवर मतलब ये नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल ही वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, नहीं है। तो सारा कुछ डिस्कोर्स एनालिसिस ना, डिस्कोर्स की स्टडीज़ है, तो ये डिफरेंट भी हैं और बहुत सी जगह पे ये ओवरलैप भी करती है एक दूसरे के साथ, सिमिलर भी है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ अ लिंग्विस्टिक अप्रोच दैट इमर्ज्ड इन द अर्ली 1990s। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता होता है कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो कब इमर्ज हुआ था, 1990s में। एंड इज़ बेस्ड ऑन द व्यू दैट डिस्कोर्स बोथ रिटन एंड स्पोकन इज सोशली डिटरमाइंड। अब वो ये इसकी बेस क्या थी कि डिस्कोर्स जो कोई भी सोशल हो या टेक्सुअल हो, वो बेस किस पे करता है, सोशली डिटरमाइन होता है, ठीक है।
सोसाइटी ही हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारी सिचुएशन डिटरमाइन करती है कि हम किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह का डिस्कोर्स जो है वो किस जगह पे, किस कहाँ पे और किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। सही है। सीडी इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स एनालिटिकल, ये आप लोगों ने जस्ट ना इसे समझने के लिए पढ़ना है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स एनालिटिकल रिसर्च दैट प्राइमरीली स्टडीज द वे सोशल पावर अब्यूज डोमिनेंस इनइक्वालिटी आर इनेक्टेड रिड्यूस्ड एंड रेजिस्टेड। ओके, इसमें ना बेसिकली हम क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ जो हैं, अब जैसे कि इसका ताल्लुक सोसाइटी से है, तो सोसाइटी में जितने भी जो हैं वो अगर कोई इनइक्वालिटी है, कोई डोमिनेंस का इश्यूज़ हैं, अब्यूज़ है, पावर अब्यूज़ जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा है, पावर सोशल पावर का जो इम्बैलेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको डिस्कोर्स के अंदर किस तरह से दिखाया गया है और उससे ऑडियंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या उनको मुआशरे में इन चीज़ों की पहचान हो रही है या नहीं हो रही। मतलब कंप्लीट जो है वो डिस्कोर्स के अंदर टेक्स्ट यूज़ होती है, लैंग्वेज यूज़ होती है, उसका यूज़ करके किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन वुमेन इनइक्वालिटी दिखाई गई है तो एक ड्रामा बना देते हैं, उसमें सारी जो है ना वो वुमेन इनइक्वालिटी दिखाई जाती है, फिर उसमें जो है वो उसको उससे लड़ने की मतलब हिम्मत और वो सारा कुछ मतलब ना करेज उसमें दिखाया जाता है। तो ये इन इस तरह के फिर उस अगर कोई एनालिसिस करेगा तो उस ड्रामे की जो है वो टेक्स्ट एनालिसिस करेगा उसका सारा और कंप्लीट, फिर जो है वो कोई डिसाइड कर सकता है कि अच्छा इस तरह की चीज़ें जो हैं ये इस मुआशरे में यूज़ होती हैं और इनको कम करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस स्टडीज़ जो है वो बेसिकली सोशल प्रॉब्लम्स को रेजिस्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए की जाती है। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एज अ मेथड ऑफ रिसर्च में, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो रिसर्च का मेथड है। बेसिकली जब हम किसी भी टॉपिक पे, किसी क्वालिटेटिव टॉपिक पे जिसमें हमने एनालिसिस करना होता है, तो उसमें या तो अगर हमने जो है वो ऊपर ऊपर से एनालिसिस डिस्कोर्स एनालिसिस हम बेसिकली हम उसको कह देते हैं, लेकिन उसमें जो अप्रोच यूज़ करते हैं ना उसमें से इसमें 3 अप्रोचेज़ हैं मेन, जिसमें जो है वो हम जिनको एज अ रिसर्च डिज़ाइन और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम अपनी रिसर्चेज़ में यूज़ करते हैं। फिर हम उसमें क्या करते हैं, पहले हम जो है वो उन टेक्स्ट जो भी जिस भी टेक्स्ट का एनालिसिस करना होता है उसको इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद जो है ना मतलब उसकी कंप्लीट तशरीह कि इसमें टेक्स्ट किस तरह से यूज़ हुआ है, लैंग्वेज के कौन से फंक्शंस यूज़ हुए हैं, किस तरह से जो है वो टोन है और ग्रामर क्या है, वोकेबलरी किस तरह की है। फिर उसके अलावा हमने जो है वो सोशल प्रैक्टिस करनी होती है कि इस सोसाइटी पे इस तरह की चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिविटी जो है वो फैलाई जाएगी या नेगेटिविटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली एनालाइज़ की जाती हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में। अब इसका एम क्या होता है, टू हेल्प रिवील हिडन एंड आउट ऑफ साइट वैल्यूज़। अब इसका मेन मकसद जो है ना वो मैंने आपको पहले भी बताया कि टेक्स्ट, अब बेसिकली आपको नहीं पता होता, आप तो वैसे ही कोई चीज़ देख रहे होते हैं, न्यूज़ पढ़ ली या ड्रामा देख लिया। तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो स्टडी है ये बेसिकली इसीलिए की जाती है कि किसी टेक्स्ट में या किसी भी लैंग्वेज में जो हिडन मीनिंग होता है ना, जो हम नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, उसको बाहर लेके आना, उसके पर्सपेक्टिव उसके सारे जो है ना मतलब हिस्सों को खोल खोल के बयान करना और फिर ना उससे नताइज निकालना कि ये चीज़ जो है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो फिर मतलब देखने वाला जो भी जो है वो इंतज़ामिया है या जो भी, वो भी इन इस तरह की स्टडीज़ से जो है उससे मतलब इंफॉर्मेशन लेके इस तरह की चीज़ों को रोक सकती हैं। तो अनमार्क्स स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लैंग्वेज यूज़, ओके, द यूज़ ऑफ डिस्कोर्स इन रिलेशन टू सोशल एंड कल्चरल इशूज सच एज जेंडर। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, डिस्कोर्स में बेसिकली जितने भी हमारे सोशल और कल्चरल इश्यूज़ हैं उनको दिखाया जाता है और फिर जो है वो रेस, जेंडर, पॉलिटिक्स, और फिर उनको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से रेजिस्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजीज़ जो है वो उसको स्टडी के बाद उसको रिकमेंड की जाती हैं। अजम्पशंस ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये मैंने आप लोगों को ऊपर इसकी 4 अजम्पशंस थी, 4 से 5, वो 4 अजम्पशंस आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की स्कॉलर्स ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के 3 की स्कॉलर्स थे, इनके जस्ट आपने जो है वो इनको समझना है, पेपर में एज इट इज़ नहीं आते, किसी की डेट आ जाएगी कि इसने ये स्टडी किस डेट पे की थी, इस तरह से एमसीक्यूज़ में आ जाएगा, पेपर में ये नहीं आता। तो आप लोगों ने इसको समझना है। सबसे पहला की स्कॉलर और मोस्ट फेमस जो है वो नॉर्मन फेयर क्लब है, इसने इसकी अप्रोच ज़्यादातर यूज़ की जाती है।
ही बिगेन वर्क ऑन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इन द अर्ली 1980s। इसने जो वर्क क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस पे किया था वो कब स्टार्ट किया था? 1980s में। और इसका मेन एम ये था कि अपने एकेडमिक वर्क को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट करे, ठीक है, ताकि अपने एकेडमिक ये समझ लें कि स्टूडेंट्स को भी इन जो है वो इस तरह के पॉलिटिकल टेक्स्ट, न्यूज़पेपर या ड्रामाज या इस तरह की चीज़ें जो है उनको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए और वो डीपली हर चीज़ को एनालाइज कर सकें। फोकस ऑन डिस्कोर्स एज एन एलिमेंट इन द प्रोडक्शन मैनर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसने जो है वो डिस्कोर्स पे फोकस किया कि किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है किसी भी सोसाइटी में, सोशल इकोनॉमिक या पावर स्ट्रगल में, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मेंटेनेंस और ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी की किस तरह से होती है। कोई अगर मतलब पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है तो स्पीचेस होंगी, फिर हमने उसके एक एक एलिमेंट को, स्पीच के एलिमेंट को, हर किसी की स्पीच के एलिमेंट को एनालाइज करना है क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ को अप्लाई करके, और फिर देखना है कि ये किस तरह से जो है वो चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है इस स्पीच में, हिडन मीनिंग क्या है, किस तरह की स्ट्रेटजीज़ यूज़ की गई हैं और ऑडियंस को किस तरह से अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डीपली एनालाइज की जाती हैं, सही है। इसमें आप लोगों ने ये एक दफ़ा इसको जस्ट रीड करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। ही फोकस ऑन ट्रांस डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। अब ये आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट लाइन है कि उसने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च पे जो है वो नेचर पे फोकस किया था। अब ट्रांस डिसिप्लिनरी होती है कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस सिर्फ एक अप्रोच नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी जो है वो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं आपके टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी रिसर्चर हैं वो रथफोर्डिक हैं। रथफोर्डिक इज़ एमेरिटस डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एट लैनकास्टर यूनिवर्सिटी, आल्सो एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वाइनिया। अब ये इसके बारे में है कि वो किस यूनिवर्सिटी में थी। इसके कंबाइनिंग सेवरल फील्ड्स इन डिस्कोर्स एनालिसिस, शी कंटिन्यू टू डेवलप दिस डिस्कोर्स स्टडी। उसने बहुत सारी डिस्कोर्स स्टडीज़ की फील्ड्स को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि इसने ना बेसिकली जो इसने अप्रोच ली थी ना वो डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच थी। डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच जो है ना क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ में, वो इसी चीज़ पे फोकस करती है कि पुरानी जो है ना मतलब हिस्ट्री की अप्रोचेस को जो है वो स्टडीज़ को लेके फिर उस पे जो है ना वो डीपली एनालाइज़ किया जाता है उनको, कि इसमें क्या चीज़ जो है वो दी गई है, किस चीज़ को बयान किया गया। मतलब आप ये समझ लें कि हिस्ट्री के जो डिस्कोर्स होता है ना उसको कम्प्लीटली एनालाइज करना किया जाता है डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच में। तो इसने ये अप्रोच दी थी, एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच विच एनालाइज द चेंजेस ऑफ डिस्कोर्स प्रैक्टिस ओवर टाइम एंड इन वेरियस जनर्स। अब देखिए वही बात आ गई ना कि पीछे से हिस्ट्री से लेके कि किस तरह से डिस्कोर्स जो है वो चेंज हो रहा है ओवर टाइम के साथ साथ। तो ये किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ जो है वो चेंज हुआ है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, टाइम के साथ टाइम गुजरने के साथ साथ, ये कम्प्लीटली एनालाइज किया जाता है डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच को अप्लाई करके। एंड डिजिक जो है ये प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में 2004 तक। उसके बाद 1990s इज़ वर्क एक्सटेंडेड टूवर्ड्स जनरल स्टडी ऑफ द रोल ऑफ। बेसिकली जितने भी ये रिसर्चर्स थे ना, इन्होंने क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ जो है वो इसीलिए ही उसको उस पर फोकस किया है, क्योंकि इन्होंने पावर और आइडियोलॉजी, क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ में होता ही ये है कि पावर किसी भी मुआशरे में, सोसाइटी में जो चीज़ें प्रिवेल करें, लाइक पावर, आइडियोलॉजी, नज़रिया जो होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ सोशो पॉलिटिकल बिलीव्स इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जो अपने अकीदे लोगों ने बनाए होते हैं, लड़कियां जो हैं वो कमज़ोर हैं, वो ये इनके साथ इनक्वालिटी ही चलनी है, और मतलब इस तरह के जो अपने ही गड़े हुए हैं ना इन्होंने बिलीव्स, इन सारी चीज़ों को जो है वो अनमार्क्स करने के लिए, इनको मतलब बेहतर करने के लिए, इनको रोकने के लिए जो है क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ बेसिकली जो है ना वो इसकी अप्रोचेस अप्लाई की जाती हैं, इनको एनालाइज़ किया जाता है ताकि इसको रोका जाए। हिज प्रोजेक्ट्स आफ्टर 2000 आर अबाउट डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट एंड नॉलेज। अब देखिए उसके सारे प्रोजेक्ट्स जो 2000 के बाद थे उसके वो डिस्कोर्स पे थे, कॉन्टेक्स्ट पे थे, नॉलेज पे थे, कि लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा एडिकल का इन्वायरमेंट, हमारी जो है पार्टिकुलर ऐसी पार्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं जिसके हिसाब से हम अपने डिस्कोर्स को चेंज करते हैं, अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, और नॉलेज पे, ये इन तीनों चीज़ों पे इसका 2000 से के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो बेस करते थे। ही हैज़ पब्लिश्ड इन मोर देन 25 आर्टिकल्स। अब ये जो इसकी पब्लिकेशन है वो मोर देन 25 आर्टिकल्स में हो चुकी है। ये आप लोगों का MCQs आता है। ही होल्ड्स 3 ऑनरी डॉक्टरेट्स एंड हिज वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू अ डजन फॉरेन लैंग्वेजेस। अब ये भी आप लोगों का जो है वो
3 ऑनरी डॉक्टरेट्स इसको दिए गए थे। एंड हिज वर्क, इसका जो वर्क है वो फ़ॉरेन इतनी ज़्यादा, जितनी भी फ़ॉरेन लैंग्वेजेज़ हैं ऑलमोस्ट सब में इसका वर्क जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है, ठीक है। तो बस आप लोगों ने ना इसके ये इसको याद नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट इनके बारे में इसने ये दी थी अप्रोच, इसने ये दी थी, बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो है ना इससे 250 आर्टिकल्स में पब्लिकेशन इसकी थी, बस ये। अब अप्रोचेज़ जो हैं इनकी वो हम नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोचेज़ ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये स्टडी करेंगे। सोशियो कल्चरल अप्रोच, सबसे पहली जो अप्रोच है वो सोशियो कल्चरल अप्रोच है जो कि नॉर्मन फेयरक्लॉफ ने दी थी। ये ग्रीक प्रोपोनेंट था इसका। नॉर्मन फेयरक्लॉफ जो है फेयरक्लॉफ सिस्टम ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस हैज़ 3 डायमेंशंस। अब बेसिकली अगर आपने सुना भी होगा, मतलब ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा कि जितनी भी डिस्कोर्स स्टडीज़ होती हैं ना उनमें जब हम सोसाइटी के रिलेटेड कोई भी स्टडी करते हैं, डीपली एनालाइज करने किसी चीज़ को, तो उसमें जो है वो मेन जो बहुत फेमस अप्रोच यूज़ की जाती है वो नॉर्मन फेयरक्लॉफ की है, जो इसने 1990s में जिसने वर्क स्टार्ट किया था क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में। और इसका जो मेथड है ना उसको CDA 3D मॉडल भी हम कहते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल मॉडल है इसका, जिसमें टेक्सचुअल एनालिसिस, डिस्कोर्स प्रैक्टिस और सोशल एनालिसिस आ जाता है। तो ये देखिए इसके तीनों ही कंपोनेंट्स, तीनों ही डायमेंशंस दी हुई हैं। टेक्स्ट में सबसे पहले हम जो है वो चाहे विजुअल हो चाहे स्पोकन हो, हम उसका डीपली एनालाइज करते हैं। अब ये समझ लें उसको तोड़ के उसकी एक एक चीज़ जो है ना उसको लंबा करके उसे बयान करते हैं। ग्रामर किस तरह से, वोकैबलरी किस तरह से, इससे इस चीज़ को टोन किस तरह की यूज़ की गई, इस चीज़ को यूज़ करने का मकसद क्या था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिस्कोर्स प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि ये प्रोड्यूस किस तरह से हुए, कंज्यूम किस तरह से हुए, और टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस पार्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीच है तो हम देखेंगे कि इसमें स्ट्रेटजीज़ किस तरह की यूज़ की गई हैं, ठीक है। और स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके किस तरह की टेक्स्ट प्रोडक्शन किया गया है, और ये जो है वो डिलीवर किस तरह किया गया है, ठीक है, दूसरों को। और इससे इसका मेन मकसद, इसके पीछे जो हिडन मीनिंग्स हैं वो क्या थे, इससे जो है वो कंप्लीट हम इसको एनालाइज करते हैं। सोशल प्रैक्टिस आ जाता है। सोशल कल्चरल प्रैक्टिस में जो है वो हम ऑडियंस लेवल, सोसाइटी लेवल पे स्टडी करते हैं कि ये जो भी चीज़ बोली गई, जो भी टेक्स्ट बोला गया, उसका सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट है, क्या ऑडियंस में जो है वो पॉजिटिविटी जा रही है, नेगेटिविटी जा रही है, क्या ऑडियंस जो ये लीडर की स्पीच से मुतासर हो रही हैं, ये बस मतलब ये डीपली जो है ना वो हर चीज़ को हमने जो है वो स्टडी करना होता है। अब ये देखिए नीचे इसके ना ये जो लाइंस दी हुई हैं ना आप लोगों को, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने ऊपर कर दी है। आप लोगों ने ये इसके तीनों डायमेंशंस को अच्छे से जहन में रखना है। नेक्स्ट हमारी है सोशियो कोग्निटिव अप्रोच। सोशियो कोग्निटिव अप्रोच जो है वो वैन डिजिक ने दी थी, जो हमने थर्ड पे पढ़ा था, ठीक है। इसकी है, अब ये MCQs में आया था कौन सी अप्रोच किसने दी थी, ठीक है। लास्ट टाइम ये वाला MCQs आया होता, डिस्कोर्स को हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो रथवर्डक ने दी थी, सही है। ये बार बार हर एक के पेपर में आया हुआ था, बार बार। तो वैन डिजिक concentrate on social cognition as the mediating part between text and society. He claims that critical discourse analysis needs to account for the various forms of social cognition that are shared by social cognitive groups, organizations, and institutions. He identified 2 levels of discourse analysis. Okay, इसकी ना बेसिकली जो मेन अप्रोच थी वो सोशल कोग्निटिव अप्रोच थी, और ये किस चीज़ पे बेस करती थी कि टेक्स्ट और सोसाइटी जो है ना इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। लाइक टेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ सोसाइटी को पहुंच गया, नहीं। आपका टेक्स्ट जो है उसमें किस मीडिएटिंग पार्ट जो होता है ना वो सोशल कोग्निशन का होता है। सोशल कोग्निशन होती है लाइक पहले तो वो जो टेक्स्ट देने बोलने वाला है या लिखने वाला है उसके अपना ब्रेन मैपिंग यूज़ हुई होती है उसमें, उसको किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है ताकि वो ज़्यादा मौसर रहे, और फिर सुनने वाला भी उसे अपने मतलब ये समझ लें कि अपने नज़रिए से सुनता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो टेक्स्ट है ना वो ये नहीं आप कह सकते कि जो टेक्स्ट का मतलब था वो डायरेक्ट सोसाइटी तक पहुंच गया, नहीं। इसमें सोशल कॉग्निशन आ जाती है कि सोसाइटी उसे अपने अपने दिमाग के हिसाब से जो है वो उसको पिक आउट करती है, और देने वाला भी जो है, देने वाला जो है वो अपने मकसद के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, और लेने वाला जो है ना वो उसको अपने मकसद, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है। He claims that critical discourse analysis needs to account for the various forms of social cognition that are shared.
नेक्स्ट उसने कहा है कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में जस्ट ये नहीं है कि एक बंदे ने इंटरप्रिटेशन कर दी तो बस ठीक है, दैट्स इट। नहीं, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके भी ख्यालात को ऐड करना चाहिए, उनके सोशल कॉग्निशंस को ऐड करना चाहिए। सोशल कॉग्निशन ये होती है ना कि किसी बंदे की मेंटल एबिलिटी किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने की, किसी वर्ड को इंटरप्रेट करने की। अब एक सेंटेंस बोले ना तो आपके हर बंदा जो है ना उसे अपने अपने अकॉर्डिंग उसको उसकी तशरीह करेगा, ठीक है, उसका मीनिंग समझेगा। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में एक टॉपिक पे जितने लोग जो है ना वो एनालिसिस करेंगे उन सब के ख्यालात को मद्देनज़र रखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि एक ने कर दिया एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारी अप्रोच, डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच। अच्छा, इसमें ना ही आइडेंटिफाई टू लेवल्स ऑफ एनालिसिस। अपने दो तरह के एनालिसिस को आइडेंटिफाई किया था, माइक्रो और मैक्रो। ये देखिए, लैंग्वेज यूज़, डिस्कोर्स, वर्बल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो माइक्रो लेवल पे आ जाती है। माइक्रो लेवल तो यहाँ से भी स्टार्ट, लैंग्वेज यूज़ और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। इसके बाद इनका इफ़ेक्ट क्या है मैक्रो लेवल पे, इनसे जो है वो पावर, डोमिनेंस, इनइक्वालिटी वगैरह को जो है वो रोका भी जा सकता है और जो है वो उनसे अवेयरनेस भी फैलाई जा सकती है। तो ये दो लेवल्स थे इसके। नेक्स्ट है डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच। डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो रथवर्डक ने दी थी। शी व्यूज़ डिस्कोर्स एज अ फॉर्म ऑफ सोशल प्रैक्टिस। इफ़ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी आर टू कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट देन क्रिटिकल डिस्कोर्स मल्टीफेरियस एंड डिराइव्ड फ्रॉम। ओके, इसमें उसने ये छोटा सा उसने बस दिया है कि अगर हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि उनको जो है वो एक सिंगल पॉइंट से, लाइक किसी एक प्रॉब्लम को समझे ना कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम से जो है वो इसको जो है वो ख़त्म करना, तो आप लोग एक सिंगल पॉइंट से नहीं शुरू कर सकते। तो इसीलिए अगर प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बड़ी है तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है इसकी अप्रोचेस भी इसमें जो मेथड्स हैं वो भी मल्टीफेरियस है, मतलब उसमें भी डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट थ्योरेटिकल जो है वो थिंग्स को ऐड किया गया है ताकि इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है टॉपिक्स इस मेन टेनर्स ऑफ CDA। अब ये वाला जो टॉपिक है ना ये ट्रू फॉल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस पेपर में ना आप लोगों के मिड्स में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी आते हैं, फाइनल्स में नहीं आते, मिड्स में आते हैं, ठीक है। तो मिड्स में आप लोगों ने फिर इस तरह से आते हैं, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, द लिंक बिटवीन टेक्स्ट एंड सोसाइटी इज़ मीडिएटेड, वहाँ पे हो सकता है या ऐसे लिखा आ जाए द लिंक बिटवीन टेक्स्ट एंड सोसाइटी इज़ नॉट मीडिएटेड, तो आपने फिर उस पर क्रॉस लगाना होता है कि फॉल्स है ये, ट्रू फॉल्स इस तरह से आते हैं ये, ठीक है। फिर क्लब एंड वर्ड समराइज मेन टेनर्स, मेन जो कंपोनेंट्स थे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के वो इसने यहाँ पे जो है वो ये डिस्क्राइब किया। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला ये है कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो हमारी जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती है। पावर रिलेशंस आर डिस्कर्सिव, पावर रिलेशंस डिस्कर्सिव हैं। डिस्कोर्स कॉन्स्टिट्यूट सोशल सोसाइटी एंड कल्चर। ऑब्वियसली डिस्कोर्स जो है वही तो सोसाइटी, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी जो है वो रिटन और स्पोकन फॉर्म, वही हमारी सोसाइटी और कल्चर को बनाती है। डिस्कोर्स डज आइडियोलॉजिकल वर्क, डिस्कोर्स इज हिस्टोरिकल, ये भी होगा। द लिंक बिटवीन सोसाइटी एंड टेक्स्ट इज़ मीडिएटेड, ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ के लिए। सोसाइटी और टेक्स्ट के दरमियान जो लिंक है वो डायरेक्ट नहीं है, इसमें सोशल कोग्निशन दरमियान में आ जाती है, ठीक है। हर एक बंदे का टेक्स्ट को समझने का अंदाज़ अपना अपना होता है, तो वो एग्जैक्ट टेक्स्ट जो है वो उन तक नहीं पहुंचता। डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ इंटरप्रेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी। अब डिस्कोर्स एनालिसिस जो है ना वो जितना आप उसको एक्सप्लेन करें ना तो उतना भी कम है, ठीक है। ये एक इंटरप्रेटिव और एक्सप्लेनेटरी होता है। डिस्कोर्स इज द फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिस्ट टेक explicit position does want to understand and expose this social equality inequality। ओके, कोई भी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिस्ट जो होता है ना, जो एनालिसिस करता है, उसका यही मकसद होता है कि जो भी इनक्वालिटी सोसाइटी में इनक्वालिटी या डोमिनेंस या बाहर के कोई भी इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं उसको एक्सपोज करे और फिर उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करे कि इनको इस तरह से रोका जा सकता है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हैज़ अ क्लियर पर्पस एंड क्लियर कट मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, सोशली क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। ऑब्वियसली क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का जो है वो उसका मकसद भी क्लियर है और मैसेज भी, ठीक है। इसका मकसद यही है ना कि जितने भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उनको
ख़त्म करना। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेसन अब इजी लग रहा होगा। अब मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इसमें से पॉइंट आउट कर दी हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की डिफ़ाइन करनी है आप लोगों ने, अजम्पशंस करनी है, और फिर इनमें से जनरल एनालिसिस करना है। ये फर्स्ट वाली लाइन जो है ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए जनरल एनालिसिस की डिफ़ाइन करनी है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अजम्पशंस वाला इंपॉर्टेंट था, और एक ये 3 एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इमरजेंस ऑफ सी डी ए ये क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ की डिफ़ाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने लिख देना है कि ये जस्ट एक जो है वो मेथड नहीं है, इसमें डिफरेंट अप्रोचेज़ जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ना, इसमें डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ एक नहीं यूज़ किया जाता। जिसमें फिर हमने जो है वो 3 स्कॉलर्स पढ़े थे, फिर उनके 3 मेथड्स पढ़े हैं। आप लोगों ने हर स्कॉलर और उसका मेथड अप्रोच जो है ना वो इसको अपने जहन में रखना है। और ये जो अप्रोचेज़ हैं फिर इनकी थोड़ी थोड़ी डिफ़ाइंस आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। और मेन टेनर्स जो है वो ट्रू फॉल्स के लिए हैं, इसको साथ साथ तैयार करें। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि जो है ना डेली के डेली आप लोगों को साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताती जाऊँ, आप क्वेश्चन भी साथ साथ प्रिपेयर करते जाएँ और इसको समझते भी जाएँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।